नहरों का पानी जो खेतों में लगता था तो वो जहाँ कहीं इकट्ठा होता था वहाँ हम अपनी तख्ती धोया करते थे। बच्चों की तरबियत तो एक किस्म की किया करते थे, और वो भी तरबियत में भी कि बड़ों का एहतराम कैसे करना है, बैठना कैसे है, उन चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो रहती थी। एक स्लीपी सी यूनिवर्सिटी थी जिसको फिर आपने उठा के ना वाइब्रेंट और खड़ा कर दिया और बेशुमार टेक्नोलॉजी उसमें कर दी। कि हम असल में एक आईटी इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन ये थी कि हम हर टीचर को 4 कागज़ दिया करते थे गिन के, कि इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उस वक्त 3 कमरों का एक घर था नाला लई के बिल्कुल किनारे। शाम के वक्त वहाँ इतनी बू आती थी कि बैठना मुश्किल होता था। सो वहाँ पे बैठ के हम ये सब काम करते होते थे। वो इल्म जो काम ना आए ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो दीनी इल्म है चाहे वो दुनियावी इल्म है। कि वो अशोक जो सिलिकॉन वैली में 1960 से था, उसने, लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली में जाके कंपनी खोलते हैं, उसने सिलिकॉन वैली से पाकिस्तान में आके कंपनी खोली। तो जो फैकल्टीज हैं, यंग लोग, वेल एजुकेटेड, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर फैकल्टी? अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन इम्तियाज़ रस्तगार हियर। और आज हमारे गेस्ट हैं एक बहुत अजीम हस्ती और एजुकेशनिस्ट एंड मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ ये डॉक्टर अरशद अली साहब हैं। आपने नस्ट का नाम सुना है? नस्ट बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड रैंकिंग इसकी बड़ी है, लेकिन नस्ट में एक इदारा सीक्स है जिसकी वर्ल्ड रिकग्निशन नस्ट से भी ज़्यादा है, और नस्ट की वर्ल्ड रिकग्निशन भी सीक्स की वजह से हुई। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अरशद अली साहब मौजूद हैं। इन्होंने सीक्स नस्ट के में 3 कमरे के एक घर से स्टार्ट किया और वहाँ से उसको बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे साइज के सीक्स विद इन नस्ट भी एक यूनिवर्सिटी की सब यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से जो इन्होंने तालिब इल्म तैयार किए वो दुनिया में जाके छा गए हैं और मुख्तलिफ जगह पे है। तो ये बड़ी, वी आर वेरी लकी कि आज हमारे साथ अरशद अली साहब हैं। वहाँ से फिर ये मुख्तलिफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और उस यूनिवर्सिटी को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। वहाँ से फिर ये फर्दर एलिवेट हो गए, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन में काम किया और उधर भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के इनिशिएटिव्स इनकी वजह से लिए गए। और फिर ये कोविड के दिनों में आई हैड द प्लेजर के हमने फिर मिलके एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटली फंडेड एक इदारा बनाया, पुरथवार सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उसके तहत फिर हमने एक कंप्रेस्ड एयर के लिए ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। सो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर साहब इज़ ए पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर। तो बाकी अभी डॉक्टर साहब से सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो आप ज़रा हमें ये बताएं कि वेयर वर यू बोर्न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैंने जो कुछ अचीव किया उसमें आपकी मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जब भी मुझे किसी चीज़ में परेशानी होती थी तो मैं आपसे आके डिस्कस करता होता था। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके 2-4 ऐसे बाएतमाद और ऑनेस्ट किस्म के मेंटर्स हों ज़िंदगी में, जो कि आपको एक शेपरॉन किस्म की और जो एडवाइस दे सकें और गाइड कर सकें। पहली तो बात मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। तो नस्ट में अगर से सीक्स जो कि स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, इसने बहुत अच्छा काम किया, नाम कमाया, लेकिन ये सब नस्ट की वजह से है, क्योंकि नस्ट का प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हमने किया। तो जहाँ तक आपने मेरी लाइफ के बारे में कहा, तो मैं गुजरांवाला में कामोकी से कोई 4-5 मील के फासले पे एक गांव है नंदपुर, वहाँ पे पैदा हुआ था। सो जिस तरीके से देहातों में होता है, हमारा बचपन भी वहाँ पे गुजरा, स्कूल भी थोड़ा सा हमने शुरू किया वहाँ पे,
उस ज़माने में स्कूलों में कोई ख़ास सहूलियात होती नहीं थी, गांव में भी नलके भी नहीं होते थे, कुएं से पानी लिया करते थे। जी। तो रास्ते में मुझे याद है कि वो बारिश का पानी जमा होता था या नहरों का पानी जो खेतों में लगता था, तो वो जहाँ कहीं इकट्ठा होता था वहाँ हम अपनी तख्ती धोया करते थे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई वेंट थ्रू। तो आपके स्कूल में तो फिर मेज कुर्सियाँ नहीं होंगी? नहीं, कुर्सियाँ नहीं थी, वो टाट के ऊपर बैठ टाट के। हाँ, मैंने भी ऐसे ही तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था आपके स्कूल में? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ, पंजाबी था, बल्कि उर्दू भी नहीं था। तो ज़्यादातर, और वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक कायदा ही होता था जो पढ़ाते थे। जी। बाकी तो वो वैसे एक यूँ समझें कि बच्चों की तरबियत तो एक किस्म की किया करते थे, और वो भी तरबियत में भी कि बड़ों का एहतराम कैसे करना है, बैठना कैसे है, उन चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो रहती थी। जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसमें जो हमारे टीचर होते थे वो अपने गाय भैंसों के लिए कोई चारे वगैरह का भी सपोर्ट ले लेते थे। तो इस तरह का हमारा निज़ाम था। और जो जिसे हम आजकल बच्चों को नहीं पता कि टेबल्स को पहाड़े कहा जाता है, तो पहाड़े आपने पंजाबी में सीखे? हाँ, पंजाबी और पंजाबी और उर्दू दोनों के मिला के। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, बिल्कुल, 2 चौके 8। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। इत्तेफाक से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, हम में से बेशतर ने यही किया है, और मेरे जितने भी ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट बड़े बड़े दोस्त हैं वो सब ने आपकी तरह टाट स्कूल से ही किया है जी। और अभी भी हम अपनी जो है मादरी ज़बान में कैलकुलेशन मादरी ज़बान में कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज भी हुई और हैंडीकैप भी हुई है अगली जनरेशन के लिए। तो उसके बाद फिर आप उसके बाद मेरे वालिद साहब मुल्तान फ्लाइंग क्लब में होते थे, तो हम फिर मुल्तान चले गए, और फिर हमारी इब्तदाई तालीम मुल्तान में हुई, और फिर एफएससी में ही था मैं, तो मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। असल में मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे अभी भी याद है कि वो एफएससी में मेरे 6 मार्क्स कम आए हैं, जिसकी वजह से जो मेरिट में एडमिशन मेरा नहीं हो सका, क्योंकि उस वक्त तो एक नंबर से भी अगर कम आ जाता था तो इसका मतलब आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि 4-5 कॉलेज होते थे पूरे मुल्क में जी। तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप एडिशनल मैथ कर लो, तो क्योंकि आपके मैट्रिक में मैथमेटिक्स के में नंबर अच्छे थे, तो वो आप फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो। और मैंने वो एडिशनल मैथ किया, और उसमें मेरे पता नहीं क्यों एक तो ये था कि मैं एक टीचर थे रब्बानी साहब मुल्तान में, मुस्लिम स्कूल के वो टीचर थे, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो उनको मैं 30 रुपए ट्यूशन पढ़ता था देता था। लेकिन मैं एक और मेरा दोस्त ही था, उसको मैं फिर ट्यूशन पढ़ाता था, उससे मैं 20 रुपए लेता था। तो एक्चुअली मैं इफेक्टिवली 10 रुपीज़ पे कर रहा होता था रब्बानी साहब को। तो वो चूंकि मैं खुद पढ़ता था फिर मैं आगे पढ़ाता भी था, उसकी वजह से इस किस्म का वो कुछ बना कि मेरे उसमें 92% मार्क्स आए, और उसकी वजह से फिर मेरा यूईटी लाहौर में एडमिशन हो गया। और जब यूईटी लाहौर में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, उसी दौरान मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। तो चूंकि एयरफोर्स में वो फीस भी नहीं थी, ऊपर से तनख्वाह भी मिलती थी, तो वो हमने कहा कि इधर चले जाते हैं ताकि पेरेंट्स पे भी बोझ ना पड़े। सो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप इन द एयरफोर्स। तो आपने फिर, मैं क्योंकि अब आपने एयरफोर्स का जिक्र किया है, तो एयरफोर्स में क्योंकि आप टेक्निकल साइड पे गए, तो आप कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल। ये रिसालपुर से पहले होता है या बाद में होता है? ये कोरंगी क्रीक में था उस वक्त कोरंगी क्रीक में। उस वक्त कोरंगी क्रीक में था। मैं 78 में ज्वाइन किया था। और ये 86 में वहाँ से रिसालपुर हुआ। लेकिन ये मैंने, क्योंकि जो मेरी मुख्तलिफ साइड पे कॉन्टेक्ट में रहा हूँ इंजीनियरिंग के लोगों से, CAE बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त इदारा बना है। क्योंकि जो मैंने सिर्फ CAE तो कभी नहीं विज़िट किया, लेकिन मैंने जो आप जैसे बहुत से लोगों को मिला हूँ, तो ये इतना शानदार इदारा है और इतने ज़बरदस्त लोग यहाँ से ट्रेन होकर निकले हैं। इसका थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज़ सो ग्रेट अबाउट CAE के इतने अच्छे लोग कैसे पैदा होते हैं? हाँ, असल में ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने बनाया था, ये अमेरिकन एयरफोर्स ने बनाया था। और इसमें कोई 83-84 तक
जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे वो अमेरिकन ही थे, अच्छा। और वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी अमेरिकन था। उस ज़माने में तो पाकिस्तान में किसी को सेमेस्टर सिस्टम, कम्युलेटिव ग्रेडिंग, इन चीज़ों का नहीं पता होता था, रिलेटिव ग्रेडिंग। तो वो उन्होंने अमेरिकन लाइंस ऑफ एजुकेशन पे किया था। और आजकल चूंकि मैं अमेरिका में होता हूँ और वहाँ मौका मिले तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। सो असल में जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि फोकस जो होता है लर्निंग, और वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा होता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने किताब पढ़ा दी, आपने उस नॉलेज को एब्जॉर्व कितना किया और फिर उस नॉलेज की आप में एप्लीकेशन या प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत कितनी पैदा हुई। सो उसकी वजह से जो है जो वहाँ से ग्रेजुएट होते थे या हुए हैं लोग, उनमें एक डिस्टिंक्ट किस्म की एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि जो लोग वहाँ से एकेडमिक बेसिस पे टर्मिनेट हो जाते थे, उनमें भी इतनी कैपेबिलिटी समझने की और नॉलेज को अप्लाई करने की हो जाती थी कि वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो गए। वो वेरेवर दे वेंट दे वर सक्सेसफुल। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सीआईई की। मतलब अगर आप यूएई की जो ये है एयरलाइन है, ये सारी सब में आपको सीआईई का जो टैलेंट है हाईएस्ट लेवल पे मिलता है। नासा में तो बहुत जगह पे मिलता है। हमारे साथ पीआईए के कैडेट्स भी होते थे, हमारे साथ कतर, ये जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इन सब के स्टूडेंट्स होते थे। तो आप थोड़ा सा हमें फिर बताएं जी, आपने ये जो सीक्स था ख़ास तौर पे, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि क्योंकि जो मैंने देखा है ना, आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स पैदा कर रही होती हैं, लेकिन आपने ख़ास तौर पे देखा कि मुख्तलिफ लोगों को, बिजनेसमैन को, मेरे जैसे लोगों को भी वहाँ बुलाते थे आप, और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन करवाया, और आपने मुख्तलिफ इदारों जैसे आईबीएम और दूसरा मैंने देखा कि आपने करवाया, और आपने कुछ लोग ऐसे तैयार किए जो कि हु वेंट इनटू बिजनेस, उन्होंने अपनी डिग्री के बेस पे जॉब्स नहीं की। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब किया आपका थॉट प्रोसेस क्या थे और आपने क्या कैसे किया। बेसिकली मैंने मास्टर्स और पीएचडी भी अमेरिका से किया। ये मेरी, मैं कहूँगा, एक किस्म की खुशकिस्मती है कि मुझे उसी अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बैचलर, मास्टर, पीएचडी करने का मौका मिला। तो जिस वक्त मैंने मास्टर्स और पीएचडी किया, मैं एयरफोर्स में था, और जब मेरा 5 साल का बॉन्ड था, वो जब बॉन्ड मैंने मुकम्मल किया, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझ में वो जो एकेडमिशन की थोड़ी अर्ज ज़्यादा है। तो उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मैं एयरफोर्स छोड़ देता हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे भी आई वॉज अवॉर्डेड चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन सर्टिफिकेट, फिर उनका एक बेस्ट एफिशिएंसी बैज होता है, वो बेस्ट परफॉर्मर को मिलता है, वो भी मुझे मिला। और वो लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी रेजिस्ट किया, लेकिन वो मेरी अर्ज इतनी ज़्यादा थी कि मैंने वो एयरफोर्स को खुदाफिज कहा। और मैं इस चीज़ को अपनी एक बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि एयरफोर्स ने मुझे ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से था, मेरे साथ जो कंपटीशन में लोग थे वो तो कोई हसन अब्दाल से स्टूडेंट आए थे, कोई दूसरे और इंग्लिश मीडियम से आए थे। शुरू में तो हमें इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो वो, लेकिन चूंकि हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग था, तो उसकी वजह से फिर वो लोग दोस्ती थोड़ी करते थे कि हमें ये मैथमेटिक्स समझा देगा। सो दैट इज़ हाउ वो जो एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट की होती है वो थोड़ी ज़्यादा इजी होगी। मैंने जब एयरफोर्स छोड़ी, उसके बाद फिर मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे फिर मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शुरू की। तो जब हकीम सईद साहब की डेथ होगी तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ। और फिर एडमिरल मुश्ताक साहब से मुलाकात हुई, बल्कि उनके पास एक ब्यूरोक्रेट होते थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर एडमिरल मुश्ताक से और फिर जनरल शुजात से मुलाकात कराई। तो जनरल शुजात से मुलाकात जब हुई तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम काम के हो,
लेकिन मसला ये है हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर वैकेंसी नहीं है तो मैं कुछ और देख लेता हूँ। सो उन्होंने कहा कि हम असल में एक आईटी इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। और मैंने 2-3 दफ़ा उसका PC1 मिनिस्ट्री को सबमिट किया और वो कहते हैं कि जनरल साहब आप हर थोड़े अरसे के बाद एक नया इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आ जाते हो। और उस वक़्त जनरल शुजात की विज़न ये थी कि आईटी विल एक्चुअली प्ले अ मेजर रोल इन नेशनल He was a visionary. He was a visionary leader. And he was actually making every possible effort कि किसी तरह मैं इस तरह का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर लूँ। तो इन्होंने फिर हमें कोई 2 मिलियन रुपए दिए और कहा कि ये 4-5 लोग हैं, इनकी मैं तनख्वाह दे दूंगा और ये 2 मिलियन से तुमने इस इंस्टीट्यूट को चलाना है और ये 2 मिलियन भी 2 साल के बाद आपने नस्ट को वापस करने हैं। और अगर ये ना चला तो फिर उसके बाद यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा सर मैं ज़रा सोच लूँ। मैंने मिसेस से बात की, वो कहती है कि ये ना कोई वो अदारा है ना कुछ है, तो आप कैसे इसको करेंगे और ना हुआ तो क्या हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा अल्लाह ताला है। और हमने उस वक़्त हमारे साथ डॉक्टर जैदी थे, कुछ बाकी तो स्टाफ ही था, तो हमने मिल के ये माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज, सिस्को के कोर्सेज, ये कोई महीने का कोई 2 महीने का ये कोर्सेज से हमने स्टार्ट किया। और हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन ये थी कि हम हर टीचर को 4 कागज़ दिया करते थे गिन के कि इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड दिस। लेकिन ये मसला ये होता था कि ये महीने के बाद कोर्स ख़त्म हो जाता था, हम फिर नए लोग ढूंढते थे। फिर हमने सोचा कि कोई ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए, कोई 6 साल का हमारा कोई प्रोग्राम हो तो ताकि साल तक फीस आती रहे। तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम से एक शुरू किया, PGD इन IT। तो वो जिन्होंने BSc किया हुआ था आगे पीछे वो लोग आ गए और उनको हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, साल के बाद फिर हमें नए ढूंढने पड़े। हमने कहा यार ये भी मसला है। हमने कहा अंडर ग्रेजुएट शुरू करते हैं ताकि 4 साल तक फीसें आती रहें। हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि कैश फ्लो भी रखनी है, कैश फ्लो, उसके बगैर नहीं काम चलना। हाँ, असल में किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो एकेडमिक रिलेटेड हो या आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कैश फ्लो जो है इज़ द फंडामेंटल। ये मुझे वक्त के साथ जब मैं हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ। तो फिर हमने बैचलर का प्रोग्राम लॉन्च किया और जब बैचलर का प्रोग्राम लॉन्च किया, मुझे उन दिनों में चूँकि हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम थे, तो इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे और वहाँ से काफ़ी लोग छोड़ गए। तो आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ लेडी, शी केम विद हर सन। एक उनका अपना बच्चा था, एक भतीजा था, और हम उस वक़्त 3 कमरों का एक घर था नाला लई के बिल्कुल किनारे। शाम के वक़्त वहाँ इतनी बू आती थी कि बैठना मुश्किल होता था। सो वहाँ पे बैठ के हम ये सब काम करते होते थे। माशाल्लाह जी। लेकिन फिर अल्लाह ने किया कि सीक्स की बाकायदा बिल्डिंग बनी, वो किया। आपको ऑडिटोरियम मुझे याद है, तो हम जैसे लोग वहाँ जाया जाते थे, स्टूडेंट्स साथ इंटरेक्ट करते थे और करते करते फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मुझे इजाज़त दें मैं वो थोड़ा। वो जो एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम का एक मेरे जहन में था, मैं ये उस ज़माने में भी कहा करता था कि वो इल्म जो काम ना आए ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो दीनी इल्म है चाहे वो दुनियावी इल्म है। अगर कुरान को भी आप पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते तो कुरान भी ठीक है, सो आप एक हद तक मिलेगा, लेकिन वो एक नफ़े वाला इल्म नहीं है। तो मैंने सीक्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो बच्चे हैं उनका जहाँ पे वो नॉलेज अप्लाई होता है उस डोमेन से बहुत क्लोज कनेक्शन हो। हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटियों में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दो मैं मेजर प्रॉब्लम फील करता हूँ। एक प्रॉब्लम ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक लोअर लेवल ऑफ एंटिटी समझते हैं, जबकि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में, जो अब भी मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक ही लेवल के होते हैं और वो
आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे टीचर जो है वो एक गैप रखता है, और वो गैप इस वजह से रखता है कि उसके में अपने नॉलेज में शैलोनेस होती है। जो टीचर में गैप नहीं होता, वो शैलोनेस नहीं होती, वो नहीं गैप रखते। क्योंकि मुझे याद है आपने एक साइड पे तो हम जैसे लोगों को वहाँ बुलाते थे, प्रैक्टिकल बिजनेस के लोगों को, लेकिन दूसरा ये है कि जब हमने टाई इस्लामाबाद स्टार्ट की तो मंसूर मलिक साहब और मैंने जब वो आइडिया किया, आपके साथ फ्लोट किया, तो यू आर अवर इमीडिएट अवर कोलैबोरेटर फॉर दैट। बिल्कुल। तो ये जो टाई निकली, टाई के साथ फिर आपके स्टूडेंट्स निकले, फिर वो जो इंटरेक्शन हुआ, तो अब जिस वक्त मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में कोवर्किंग स्पेसेस, दे आर फुल ऑफ पीपल, और ये वो एक रेवोल्यूशन है जो वहाँ सीख से और हम लोगों की जो कोलैबोरेशन थी ये टाई से, क्योंकि टाई में फिर हमने पहला कोवर्किंग स्पेस बनाई थी, और उस वक्त वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई थी, लेकिन उसके बाद वो आइडिया ऐसा फ्लावर हुआ है कि अब इस्लामाबाद में 20 को वर्किंग स्पेसेस है, और उनमें जगह नहीं मिलती, और उसमें सारे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लोग वहाँ बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। उसकी दूसरी साइड जो थी वो ये थी कि आप IBM और कुछ और लोगों का ज़रा हमें बताएं कि आपने, मेरे ख्याल में इफ़ आई रिमेंबर, IBM था, नोकिया था, कुछ और लोग थे, वो कैसे क्या आपने सीख में बैठ के, दीज आर अनयूजुअल थिंग्स, क्योंकि नॉर्मल पेडागोग्स तालीमी इदारों के लोग इन लाइनों में सोचते नहीं है। वो क्या थॉट प्रोसेस था, क्या किया था? बिल्कुल। पहले मैं थोड़ा सा टाई का बारे में लोगों को बता दूं, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में टाई नहीं है भाई, खत्म हो गई। हाँ, टाई स्टैंड फॉर दी इंडस एंटरप्रेन्योर जी, और ये अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और जो इंडिया में जितना टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है वो टाई का फंडामेंटल रोल था उसमें, क्योंकि इसके जो बनाने वाले थे उनमें कोई 90% इंडियन थे, 10% पाकिस्तानी थे। सो वो है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि मैंने IBM को, नोकिया को वो इंगेज करने का, चूँकि मैं स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करता था, तो मैं असल में उनको इस चीज़ की फीलिंग देना चाहता था कि ये कंपनियां होती क्या हैं। और अगर मेरे जहन में ये था कि अगर इनका मैं चाहे छोटा सा भी नाम भी लिख दूंगा, कोई एक छोटा सा इनकी वर्क प्लेस बना दूंगा, तो दे विल हैव दी अपॉर्चुनिटी टू से कि मैंने IBM के साथ काम किया है, या मैंने नोकिया के साथ काम किया है, या सीमेंस के साथ काम किया है। और इसी तरीके से CERN की मैंने वहाँ एक लैब बनाई हुई थी, जो कि CERN इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर, और जो जितने फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट हैं वो 90% CERN से ही होते हैं। सो उनकी लैब मैंने वहाँ पे बनाई हुई थी, ताकि बच्चों की, एक होता है उसे कहते हैं मेंटल एम्पावरमेंट। अगर आपकी सोच बड़ी होगी ना, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, वो रिसोर्सेज अल्लाह ताला खुद ही सबब बना देता है। तो मैं फिर ये जो कंपनीज हैं इनके साथ इंगेज होता था, और मैं इन्हें ये कहता था कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी मनी और सपोर्ट फ्रॉम यू। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं आपके कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ ये इंडस्ट्री से पूछती हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा। असल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फ़ायदा वो है जो स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। इट इज़ नॉट कि अगर कोई कंपनी यूनिवर्सिटी को कुछ चंद पैसे दे देगी, वो पैसे ना दें लेकिन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इस तरीके से मैंने सिलिकॉन वैली में कंपनीज थी, वहाँ जाके मैं उनको मिलता होता था। आप बिलीव करेंगे कि ये अशोक मलानी से आपकी मुलाकात हुई। सो जब मैं पहली दफ़ा उससे मिला तो उसने मुझे कहा, यार ये पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और हमेशा बातें करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, और तुम भी हमें मार रहे हो, ये नस्ट। हर यूनिवर्सिटी वाला यही कहता है हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, तो तुम ये करो, हम तुम्हें लंच करवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लंच करते हैं। हम लंच करने गए, फिर मैंने वहाँ एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, फिर मैंने दोबारा शुरू कर दी। वो कहता है, यार तूने फिर ये शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसको समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट आस्किंग यू फ्रॉम एनीथिंग। आपके यहाँ इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी ख्वाहिश है कि हम ये करें, लेकिन या तो आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उनको करें। आप वो हमें दें। जी,
और हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, हम उनको आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको पता चले हमारा पोटेंशियल कितना है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इंगेजिंग। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अशोक जो सिलिकॉन वैली में 1960 से था, उसने, लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली में जाके कंपनी खोलते हैं, उसने सिलिकॉन वैली से पाकिस्तान में आके कंपनी खोली, एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड स्टिल दैट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त जी ये जो है, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और अब तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में सिलिकॉन वैली में आपके जो शागिर्द हैं वो मेरे ख्याल में दे मस्ट बी बाय द थाउजेंड्स नाउ, एब्सोल्युटली, यानी, और उसके साथ जो मल्टीप्लायर चलता है। तो थोड़ा सा आप ये आगे बताएं कि फिर आप एक में पहले, क्योंकि एयरफोर्स की बात हो रही थी कि एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ा मुनफरद इदारा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तालीम के शोबे में एयरफोर्स हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट। और उसका नतीजा है कि जो वहाँ से हमारे जो लोग निकले हैं, ऑफिसर्स निकले हैं, दे हैव ऑलवेज डन वेरी वेल। एब्सोल्युटली है। तो क्या इथोस क्या है एयरफोर्स का, या थिंकिंग क्या है कि ऑलवेज द एयरफोर्स इज अब्रेस्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी? अभी भी जो लेटेस्ट हमारा ये इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है, या आजकल भी जो कुछ हो रहा है, हालांकि हमारे वसाइल बहुत थोड़े हैं, तो क्या ब्रीफली आप क्या, व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स? हाँ, असल में जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि इक्विपमेंट, लेकिन दूसरी होती है उस इक्विपमेंट को यूज़ करने की प्रोफिशेंसी। जिस तरीके से कंप्यूटर होता है, बहुत सारे लोग उसे सिर्फ लेटर लिखने के लिए या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखें वो भी 10% या 5% ही वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो जो एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल असगर खान जैसे लोग थे, इन्होंने ये कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनाया था, और उसकी वजह से वहाँ पे कुछ अदारे ऐसे बने जिन्होंने फिर ये पीएसी कामरा बनाया, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी की लर्निंग और फिर उसकी एक्सीलेंस का वो था। और फिर दरमियान में जो ये अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लग गई, यूरोप की तरफ से पाबंदी, उन्होंने भी पाकिस्तान एयरफोर्स को एक किस्म का बूस्ट दिया। वो हमारी बदकिस्मती है कि जब वो पाबंदियां खुल जाती थी तो हमारे फिर जो एलीट है फिर वो दोबारा इंपोर्ट पे चली जाती थी। लेकिन अगर आप देखें कि ऐसे ऐसे इंडिजिनस सिस्टम पाकिस्तान में बनाए हैं, इंसान खुद हैरान रह जाता है। एयर वेपन कॉम्प्लेक्स के साथ भी आपका कुछ ताल्लुक बिल्कुल है? बिल्कुल। वो पाबंदियों की वजह से उसने कैसे फ्लावर किया और क्या कुछ बना दिया? असल में देखें, एक छोटा सा जो आइडिया होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान ने एक सिस्टम लिया था, शेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम। और उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना से ली। तो उस वक्त मैं एयरफोर्स की ऐसी ब्रांच में था जहाँ पे जो ये नया इक्विपमेंट आता था इसकी एवेल्युएशन होती थी। तो जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये $7 मिलियन का हमें ये दे रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सारा कुछ, और इसमें मतलब कोई ख़ास ऐसा नहीं है। और मैंने कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सलीम अकबर साहब होते थे एयर कमोडोर, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि सर इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, अगर आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि आप इसे यहाँ पे रिवर्स इंजीनियर कर लेंगे तो मैं एयर हेडक्वार्टर से आपको एक ये प्रोजेक्ट अलॉट कर देता हूँ। सो ही एग्रीड फॉर दैट। और आप बिलीव करें कि एवियनिक्स डिपार्टमेंट में उस वक्त कोई 30 के करीब स्टूडेंट्स हैं, उन सारों के प्रोजेक्ट उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पे थे। और वो जब कंपोनेंट्स उन्होंने सक्सेसफुली उनको कर लिया, फिर हमने कहा अब हम इनकी इंटीग्रेशन पे 3 टीमें बनाते हैं, और जिसकी वो बेस्ट होगी उसको हम फाइनलाइज करेंगे। तो वो फिर हमने नेक्स्ट ईयर वो 3 टीमें बना के उसको फाइनलाइज किया। और फिर हमने AWC से बात की
कि आप इसकी सीरियल प्रोडक्शन करें। माशाल्लाह। और वो हाँ, ये एक मैं इसे एक छोटा सा अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन समझता हूँ कि वो शेफ़ एंड प्लेयर डिस्पेंसर ना सिर्फ पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने उसको यूज़ किया, बांग्लादेश में उसको एक्सपोर्ट किया और कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट किया। सो पाकिस्तान में ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि हम अपने इंजीनियर्स पे, अपने लोगों पे ट्रस्ट करें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। गलतियां ज़रूर होंगी जी, लेकिन वो जो अमेरिकन है ना या यूरोपियन है, उन्होंने भी यही गलतियां की हैं। लेकिन हम चूंकि उनका बना हुआ सिस्टम देखते हैं, हम कहते हैं कि इसी लेवल का हमारे लोग भी बनाएं, तो वो लर्निंग के थ्रू लर्निंग बनाएंगे। कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर गाँव के लिए। हम लोग हाफवे छोड़ के इम्पोर्टेड के चीज़ों पे चले जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, फिर यू मूव टू, आपको चांस मिला टू बी वाइस चांसलर ऑफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल। और आपका छोटा सा एक वहाँ ब्रीफ सा स्टेंट था, लेकिन मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी रेडिकली चेंज हो गई। हाउ वाज दैट? क्या क्या किया आप? बिल्कुल। एक स्लीपी सी यूनिवर्सिटी थी जिसको फिर आपने उठा के ना वाइब्रेंट और खड़ा कर दिया और बेशुमार टेक्नोलॉजी उसमें कर दी। बिल्कुल। असल में नस्ट में मैंने कोई 18 साल गुजारे, तो 18 साल गुजारने के बाद मैंने कहा कि अब कुछ और देखते हैं। तो वो बाय चांस आई गॉट सिलेक्टेड फॉर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। अब टेक्सटाइल मैंने सिर्फ कपड़े के अलावा कभी कुछ नहीं देखा था। और आपसे फिर मैंने मशवरा किया, आपने मुझे गाइड किया कि दिस विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो इसे कर लो। एंड देन आई ज्वाइंट दी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि ये तो एक सी ऑफ नॉलेज है। जो टेक्सटाइल की साइंस है, चाहे वो कलरिंग है, उसके लूमिंग है, उसके स्टिचिंग है, मतलब हर डोमेन में एक एलिमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन है। और उससे बढ़ के उनके पीछे जो मटेरियल्स हैं जिनमें से वो आता है। सो वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो ये डॉक्टर नियाज अख्तर मुझसे पहले थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी वहाँ पे, उसकी वजह से इंसान को फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो मटेरियल साइंस के लोग थे उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता था। एक तो मैंने उसको स्ट्रेंथन किया। दूसरा ये है कि वहाँ पे एक मिलों का कल्चर था। मिल में कल्चर ये होता है कि आपने मज़दूरों को अपने साथ लगाया हुआ है और वो स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से ट्रीट भी करते थे और वो भी करते थे। तो मैंने स्टूडेंट्स में एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और वो किया। और वहाँ पे जो ये एक रैगिंग जिस तरीके से एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी में होती है, वो वहाँ बहुत सीरियस थी, उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म किया। ताकि जो स्टूडेंट है वो बेचारा परेशान होता है कि मैं एक नई जगह पे आया हूँ, वहाँ रहूँगा कहाँ, पढ़ूँगा क्या, मेरे सारे परेशानियाँ होती हैं उसको 100 किस्म की, उसको मज़ीद आप परेशान करते हैं। तो मैंने उसको ख़त्म किया। दूसरा जो था वो ये था कि वहाँ पे इंडस्ट्री इंगेजमेंट नहीं थी। लोग, ये कॉन्सेप्ट था कि हम यहाँ से लोगों को करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री ले लेती है। लेकिन वो जो ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड है उसमें वो इंडस्ट्री की इंगेजमेंट कैसे हो और वो टेक्सटाइल के अलावा दूसरी कैसे हो। तो वहाँ पे फिर वो कंप्यूटर साइंस है, फैशन डिज़ाइन है, इन प्रोग्राम की छोटी छोटी शक्ल एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि डॉक्टर नियाज ने उनके लिए कोशिश की थी, उसको फिर मैंने फर्दर स्ट्रेंथन किया। और उसमें फिर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में अगर नज़र दौड़ाए ना, तो जैसे लारेंसपुर के मिल है, इसी तरीके से कोयटा में वुलन मिल्स वगैरह थी, तो लेकिन उनको साइंटिफिकली प्रमोट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो उस वक्त ज़्यादा कॉटन के ऊपर ज़्यादा जोर था। लेकिन मैंने देखा कि आपके टेन्योर में आप ख़ास तौर पे जो पॉलीमर्स को लेके आए, पॉलीमर टेक्नोलॉजी जैसे हुआ, और उसके साथ इस वक्त डिफेंस उससे बहुत बेनिफिट कर रही है। बिल्कुल। तो वो व्हाट वाज दैट फेज जिसमें विद एन एनटीयू आपने असल में वहाँ पे ये जो मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट है और उसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर यासिर है और इनके कुछ कॉलीग थे,
दीज वर वेरी केपेबल पीपल, लेकिन इनको वो जो हैंड होल्डिंग नहीं मिल रही थी। सो आई प्रोवाइडेड दैट। मुझे याद है एक अयूब साहब होते थे, अभी शी इज स्टिल फैकल्टी मेंबर देयर, सो वो नेस्कॉम में थे, तो वो नेस्कॉम में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा आ जाओ, और मैंने उन्हें 4 लाख दिए। 4 लाख कुछ भी नहीं होते, लेकिन उसने अपने हाथों से एक मशीन तैयार की जो कि सिंथेटिक फाइबर की वो करने के लिए। तो इस तरीके से जब मैंने वो किया, उसमें फिर कुछ आपकी सपोर्ट शामिल थी। वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग। वो जो मैं कहता हूँ ना कि नॉलेज जो है ना वो अपने तौर पे कोई चीज़ नहीं है। सो वहाँ से जब हमने इंटरेक्ट करना शुरू किया तो वो दिमाग खुलना हुआ कि अच्छा यार इसकी तो एप्लीकेशन यहाँ भी है। और फिर हम जब उसको डिफरेंट तरीके से ट्राई करते थे, देन वी कुड डेवलप न्यू मटेरियल्स, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ऑल दैट। और एक ज़माने में वहाँ पे सिंथेटिक मटेरियल से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस डॉक्टर यासिर ने करवाई, और वहाँ पे वो पूरा फैसलाबाद हैरान था कि ये हमारे लोगों ने काम किया। यही काम किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग था जी कि जब वो जो कोरियन इक्विपमेंट जो आपने किया था, आप तो जा चुके थे, लेकिन मैं आपकी वजह से मैं आता जाता रहा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने जब वो इंस्टीट्यूट देखा तो मुझे इतनी हैरत हुई, क्योंकि दूसरी साइड पे मैं कामरा के बोर्ड पे था। तो फिर मैंने वहाँ कामरा वालों का कि भाई आप इधर आके सीनियर मोस्ट लेवल पे आप देखें यहाँ पे, और आपको खुशियों के सुन के इस वक्त नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की जो एक्सपर्टीज़ है पॉलीमर्स में, वो बड़ी यूनिक किस्म की रिलेशनशिप है उसकी विद अवर एयरफोर्स एंड पर्टिकुलरली विद कामरा। तो इस तरीके से वो एक चीज़ से ना वो दूसरी से तीसरी से वो जो आपने वहाँ स्टार्ट किया था वो इस तरीके से आगे चलती चली गई। वो जो कोरिया का वो इंस्टीट्यूट था उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। जब मैं गया तो वो कोई $4 मिलियन की फंडिंग हमें दे रहे थे जी। लेकिन चूंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर और वो कुछ इस तरह का था कि दे वर ऑलमोस्ट क्लोज टू पुल ऑफ के हम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ दिया था उसका कोई उनको आउटकम नज़र नहीं आ रहा था। सो फिर मैंने उनके साथ दोबारा इंगेज करके मैंने उन्हें कहा कि पहले उन्होंने बिल्डिंग भी देनी थी, इक्विपमेंट भी देना था। मैंने कहा आप बिल्डिंग ना दें, बिल्डिंग हम खुद अरेंज करते हैं और आप सिर्फ इक्विपमेंट दें और हम आपको इसके डिलीवरेबल्स डिफाइन करते हैं, और वो डिलीवरेबल्स हम टाइमलाइन के साथ अटैच करके वी विल मेक श्योर कि ऑल दोज डिलीवरेबल्स टेक प्लेस। सो जब उनके साथ हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, दे स्टार्टेड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने फिर $1.2 मिलियन का हमें इक्विपमेंट दिया, और वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हुआ कि जब वो उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कोरिया से जा रहा था तो कोरियन एम्बेसी की जो गाड़ी थी वो भी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को दे दिया। तो वो जो आपने बात की कि रिलेशनशिप और नेटवर्किंग ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि एट टाइम्स ना सिर्फ ये अदारों की, ये मुल्कों की रिलेशनशिप और किस्मत बदल देती है। अभी आप जिस तरीके से देखें कि आजकल के ज़माने में जो ट्रम्प के साथ इन्होंने पर्सनल रेपो बिल्ड किया है, उसकी वजह से मतलब द होल वर्ल्ड बेनिफिट। तो ये जो रिलेशनशिप इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटियों के हैं, ये मैं कहता हूँ तालीम की तरवीज के लिए, ये तरवीज से बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं है अंग्रेजी में, तालीम की तरवीज के लिए और इसकी नेशनल जो डेवलपमेंट है उसके लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडस्ट्री के साथ इंगेज होना और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी और यूनिवर्सिटियों के अपने फ्यूचर के लिए भी। फिर डॉक्टर साहब NTU से यू मूव्ड ऑन टू HEC, और मैं क्योंकि उस दौरान भी एज ए वॉलंटियर में काफ़ी इन्वॉल्व था, तो मैंने आपको देखा कि आपने बड़े अनयूजुअल स्टेप्स वहाँ पे लिए। और वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो ये जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस जिसको हम ORIC कहते थे, सुहेल नकवी साहब के टाइम पे इत्तेफाक से मैं उस वक्त भी इन्वॉल्व था, लेकिन फिर वो डोरमेंट हो गई थी चीज़, तो फिर आपने उसको प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज करके निकाला। तो थोड़ा सा हमें उसके मुतालिक बताएं। और दूसरा
बहुत से आपके उस टाइम पे काम आपने किए, लेकिन ख़ास तौर पे जो पाक ऑस्ट्रिया थोड़ा सा हमें उसके मतलब भी, क्योंकि आप उसकी जिसे कहते हैं जड़ में हैं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन इट इज़ ए डिफरेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। ये दोनों चीज़ों का हमें पता है, और एक का पहले पता है। हाँ, जो असल में डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर सुहेल नकवी के ज़माने में बहुत खूबसूरत काम हुए थे जी। लेकिन होता यह है कि हमारे मुल्क में एक तो नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें हमेशा पॉजिटिव पहलू भी होता है और नेगेटिव पहलू भी होता है। लेकिन जो यूरोपियन या वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उस नेगेटिव को असेस करते हैं और उसमें से वो चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं उनको डिलीट करके उनके लिए नई पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जी। मैंने चूँकि वो ऑलरेडी इन्होंने इतना खूबसूरत काम किया हुआ था, मेरे सोच ने ये बताया कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीवाइटलाइज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी हो जाएगा। तो फिर हमने ऑरिक को इंगेज किया और हमने कहा चूंकि ये यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज है तो इसकी पॉलिसी इंडस्ट्री बनाएगी बजाय यूनिवर्सिटी। मैं व्यूअर्स को बता दूं, ऑरिक का मतलब है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है, लेकिन आइडिया वॉज कि उसको ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के उस रिसर्च को किसी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ लेके जाया जाए और फिर उसको कमर्शलाइज किया जाए ताकि नेशनल इकोनॉमी में उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और एक जब हम कह रहे हैं तो इसका ये बात दी, तो वो उसकी पॉलिसी मैंने कहा इंडस्ट्री बनाए ताकि इंडस्ट्री को वो इंगेजमेंट का इजी हो जाए उनके लिए। उसमें फिर हमने वो पॉलिसी बनाई और उसमें जो ऑरिक का इंचार्ज था वो उसके लिए ये कंपलसरी था कि उसने इंडस्ट्री में नंबर 1 काम किया हुआ और उसको इतना एक्सपीरियंस ज़रूर हो कि कुछ थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और बाकी उसका बीच में इंसेंटिव भी हो ताकि उस इंसेंटिव के साथ वो काम करे। वो यूनिवर्सिटी माशाल्लाह उसका एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखी, वो जो आपने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में काम स्टार्ट किया था, तो आपके जाने के काफ़ी साल के बाद वो जो जैसे वो फ्लावर किया है कि डॉक्टर यासिर और उनकी टीम ने जैसे वो कंपनी बनाई, बनाना फाइबर की रिसर्च की, बनाना फाइबर की रिसर्च फिर पेटेंट करके बेची टू ए लोकल कंपनी, और उसके बाद फिर और वो यूनिवर्सिटी को अभी तक उसका बेनिफिट हो रहा है किया और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है, और फैकल्टी जो उसके बेसिक रिसर्चर्स हैं वो उस कंपनी के एक किस्म का डायरेक्टर्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये एक मॉडल भी जो था वो मतलब हर चीज़ जो है ना रातों रात नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली इट टेक्स टाइम, और सब्र के साथ अगर एक चीज़ को परसू किया जाए तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। तो उसी दौरान अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, एहसन इकबाल साहब ने एक टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट फंड के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया था। मैं उसको चेयर करता था बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसमें हमने ये फंडिंग की जो कि बेसिकली तो ये डॉक्टर जो हैं हमारे अताउर रहमान साहब की वो थॉट प्रोसेस की एक्सटेंशन थी जी। तो उसमें 80% हम गवर्नमेंट की फंडिंग देते थे, 20% हम इंडस्ट्री से लेते थे, और उसमें हमने उसका प्रोसेस काफ़ी रिगोरस किया, और उसके थ्रू आप तो बाद में उसको देखते रहे, मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, एज फार एज आई नो कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ कमर्शलाइज हुई। मैं गुजारिश करूं कि इसी साल के शुरू में HEC ने बहुत बड़ा एक इवेंट किया यहाँ पाक चाइना, तो दे इनवाइटेड मी एज चीफ गेस्ट देयर, कि वो जो हमने उस पुरानी फंडिंग 3-4-5 साल पुरानी चीज़ें जो थी उससे जो कंपनियां बनी हैं और उसके साथ जो वो मार्केट में प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, कोई तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ कंपनियां अपने आप को डिस्प्ले कर रही थी। तो इस तरीके से ना
वो चीज़ उसने अपना टाइम लिया है। उसमें सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, तो लेकिन कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन यह है कि एक नई किस्म का ना एक सिस्टम बना है जिसके अंदर एक ख़ास तौर पे जिस कंपनी में मैं और एक में कईयों में जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली नए प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और यंगर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। जस्ट कीप मूविंग ऑन ऐसे। उसके बाद आप HEC की एक और इम्पोर्टेंट आप हमें बताएं अबाउट पाक ऑस्ट्रिया के आइडिया जो हम लोग आपस में डिस्कस किया करते थे कि जॉब रेडी ग्रेजुएट्स आने चाहिए। एब्सोल्युटली जी। ये आइडिया भी अगेन डॉक्टर अताउर रहमान का था एंड और उन्होंने चूंकि उस वक्त वो HEC वगैरह में नहीं थे, तो उन्होंने KP गवर्नमेंट को ये आइडिया सेल किया और फिर इसकी फंडिंग कुछ HEC से अरेंज हुई, कुछ वहाँ से हुई। सो ये भी एक यूनिक किस्म की पार्टनरशिप थी जिसमें जो स्किल्स और वो नॉलेज है वो ऑस्ट्रिया से कंट्रीब्यूट होना था और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमने करने थे। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें। और जो जब हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन लोगों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो थोड़ा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो इंडस्ट्री से ग्रेजुएट हुए और फ़ौरन ही कोई बिज़नेस बना लेंगे। सो जो 80 to 90% जो बिजनेसेस बनते हैं उसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा बिजनेस का टेस्ट लिया हुआ है, उसके बाद फिर वो अपना आइडिया को मैच्योर करते हैं। माशाल्लाह उस टाइम से अब तक ना वो भी एक ऐसा पौधा लगाया हुआ है कि अब वो इट कंटिन्यूज। आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस साल यूनिवर्सिटी सॉल्वेंट है। यूनिवर्सिटी को अपने रूटीन में सारे फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेने पड़ते। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। वी आर ऑलरेडी सॉल्वेंट। तो आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग फाउंडर बोर्ड मेंबर, तो मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वगैरह में भी। और हमने वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम वहाँ किया कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला सब्जेक्ट है आमतौर पे चौथे साल पढ़ाया जाता था, तो हमने कहा इसको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लेके आए ताकि बच्चों का माइंड बने। और उसमें भी हमें बड़ी अच्छी बेनिफिट्स हुई और काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ ने भी उसे किया। ऐसे इत्तेफाक की बात है। डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, फिर HEC भी से आप रिलीज़ हुए और फिर आगे कोविड भी आ गया और फिर आपने एक इदारा जिसे हम पोर्टवार सेंटर, उसका थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, अच्छा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ तो उस वक्त मुझे पता चला कि कंप्रेस्ड एयर बजाते खुद एक दुनिया है। और ये कंप्रेस्ड एयर और एयर कंप्रेसर्स जो होते हैं ना, ये शायद ही कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस्तेमाल नहीं होते। आप फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग ले लें, आप ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग ले लें, छोटे लेवल पे ये जो इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हो गए वो ले लें, आप ये जो बॉटल्स बनती हैं, मतलब हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग, वो उसके लिए ये कंप्रेस्ड एयर ज़रूरी है। और जब हमने नज़र दौड़ाई तो पता चला कोई यूनिवर्सिटी इसको कवर ही नहीं करती है, इस डोमेन। और फिर हमारी कह लें वो जब इंसान की सोच होती है ना, तो अल्लाह ताला उसी के लोगों से मिलवा देता है। तो हमारी वो एक खातून थी सिल्विया, या क्या नाम था उसका, जिसने रशियन एल्विरा राकोवा, हाँ, उससे मुलाकात होगी और PhD इन कंप्रेस्ड एयर, उसकी PhD कंप्रेस्ड एयर थी। और वो जर्मनी में कई यूनिवर्सिटियां हैं जो कंप्रेस्ड एयर में PhD करवाती हैं। तो फिर सिटी यूनिवर्सिटी लंदन, हाँ, वहाँ पे बहुत ह्यूज अदारा है कंप्रेस्ड एयर पे। तो आई हैड द ऑनर ऑफ गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर, पिछले सितंबर में गया था। और वो सीरियसली इतना ले रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता। या अगर पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक यूँ समझे कि छोटा सा चैप्टर का भी हिस्सा होता है जो कि जिसमें ज़रा सा जिक्र कर देते हैं, और बॉयल लॉ के अलावा, हाँ, वो उसके अलावा नहीं। तो उसमें फिर हमने सोचा कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कंप्रेस्ड एयर बनाते हैं। तो
तो फिर जिस तरीके से हमारा था कि अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, तो उसमें फिर चूंकि आपकी कंपनी के ऑलरेडी कनेक्टिविटी थी, तो हमने बात करना शुरू की। और ये मैं हमेशा चंद दिन पहले एक और यूनिवर्सिटी में मेरी बात हो रही थी। सो जो इंडस्ट्री है, दे आर ऑलवेज ईगर टू सपोर्ट दी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है, दे हैव टू ओपन अप देमसेल्फ। तो हमने गार्डनर डेनवर और फ्रांस में बात की, नीदरलैंड में कंपनियों से बात की। दे वर ऑलरेडी ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट। उन्होंने, किसी ने इक्विपमेंट भी डोनेट कर दिया, और हमने फैसलाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। और उसके बाद, उससे पहले ये सारा नॉलेज जो है वो शागिर्द और उस्ताद के तौर पे होता था, जैसे ये वर्कशॉप में छोटा होता है और वो होता है। तो इसके थ्रू फिर लोगों को एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज मिलना शुरू हुई। और जब फिर बाद में हमने देखा कि इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड वो करिकुलम नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो हमने फिर एक बुक भी ऑथर की, वो अभी भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक। हाँ, वो अगर होती तो हम यहाँ सामने दिखा भी सकते थे। तो वो कि उसके अलावा इस वक्त वो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड के हम इस अदारे से किस तरीके से अपने लोगों को ट्रेन करवा सकते हैं। इट इज़ कंटिन्यूइंग, बिल्कुल। और उसमें माशाल्लाह काफ़ी। लेकिन दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं क्योंकि यू आर एन एजुकेशनिस्ट और हायर एजुकेशन और ये सारी आपके बहुत है, कि हर बंदा इस वक्त ग्रेजुएशन करना चाहता है, और कि वाकई क्या सब पाकिस्तानियों को हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए? इज़ दैट नेसेसरी? देखें, असल में होता ये है कि हर सोसाइटी में हर लेवल के नॉलेज की ज़रूरत होती है जी। हाँ, और वो जो है वो वक्त के साथ कुछ इस तरीके से हो गया है कि हर इंसान जो है ना, वो एक कंफर्ट जोन को देखता है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, मुझे कहीं कोई नौकरी अब मिल जाए, मैं अफसर लग जाऊँ या क्लर्क ही लग जाऊँ, दफ्तर में बैठा रहूँगा। सो जबकि अगर आप टेक्निकल नॉलेज गेन करते हैं, तो देन यू हैव टू वर्क विद योर हैंड एंड योर माइंड, और वो वाला कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई दफ्तर भी उस वक्त चलेगा जब किसी फील्ड में काम हो रहा होगा। अगर फील्ड में काम नहीं होगा, अगर इंडस्ट्री किसी मुल्क में ना हो, तो वो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चल सकती है। ऐसी बात, क्योंकि इकोनॉमी ड्राइव होगी तो फिर पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। इसीलिए अमेरिका में मैं देखता हूँ कि वहाँ पे वो इंडस्ट्री के लोगों को सर पे बिठाते हैं, और उनके इतने प्रोग्राम हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलहदा है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अलहदा है, मीडियम के लिए अलहदा है, लार्ज इंडस्ट्री के लिए अलहदा है। सो एक्चुअली जो ये इंडस्ट्री के लोग होते हैं, दे आर ट्रू कैप्टन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द नेशन जी। और इन्होंने इकोनॉमी ड्राइव करनी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने तो सिर्फ नंबर क्रंचिंग करनी है जी। पैसा होगा तो उसकी क्रंचिंग होगी ना। हाँ, क्योंकि इन इकोनॉमीज में हम देख रहे हैं कि जो टेक्निकल स्किल वाला बंदा है, वो भी उतने पैसे कमा रहा है जितना कि एक डेस्क वर्कर कमा रहा है। बिल्कुल है, और स्टेटस वाइज भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में ये है कि अगर वो दस्ती काम करने वाला है तो उसका स्टेटस नहीं है, डेस्क पे बैठे बनने वाले का टाई शाई लगाई हुई है तो उसका स्टेटस है। बिल्कुल। तो ये जो है ना चीज़ हमारे भी, हालांकि मंडी में जो लोग बैठे हैं वो पैसे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन स्टेटस नहीं है शायद उनका। लेकिन नॉलेज के साथ अब काफ़ी ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और इसकी वजह से जो ये हालांकि लोगों का तो एक क्वेश्चन ये है कि इतनी यूनिवर्सिटियां खोलने की क्या ज़रूरत है। कल मैं कोसार यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में था, मुझे इतनी खुशी हुई कि एक तो वहाँ 65% फीमेल्स है, और जितने सब्जेक्ट्स में टॉप परफॉर्मर थी वो फीमेल थी। गोल्ड मेडल भी मेरा ख्याल है 1 या 2 लड़के को मिले होंगे, इसी तरह सिल्वर मेडल भी। सो जब ये एजुकेशन और ख़वातीन में जाएगी, तो
आई एम श्योर दैट विल ब्रिंग अप ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात यह है कि हमें नेशनल लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम यूनिवर्सिटियों को प्रमोट कर रहे हैं, सो ये हम नॉलेज को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस नॉलेज की जो एप्लीकेशन है उसको हम नहीं प्रमोट कर। आपने ये जो कहा कि फीमेल्स 60% फीमेल्स थी, और होगा ये कि जैसे कई जगह पे मैं पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे यूरोप में भी देख रहा हूँ, लड़के नहीं पढ़ रहे, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तो वो जो सोशल इम्बैलेंस है कि तालीम याफ्ता लड़कियों को फिर जो शौहर है वो गैर तालीम याफ्ता मिलेंगे, लेकिन जस्ट दैट इज ऑन द लाइटर साइड। आपने जब थोड़ा सा ना गोइंग बैक टू योर अर्ली लाइफ, आप जब अमेरिका गए थे तो आपकी शादी नहीं हुई थी अभी, या निकाह हो चुका था? और आप नहीं, मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा, ऑलरेडी आपके 2 बच्चे दो थे? बच्चे थे। अच्छा। 2 बच्चे थे, लेकिन मैं एयरफोर्स के स्कॉलरशिप पे नहीं गया था, मैं गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे गया था। अच्छा जी। और गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप हमें $650 मिलता है। ठीक। तो जाने से पहले मैंने कैलकुलेशन की तो $300-350 का तो मुझे कमरा मिल रहा था जी। और बाकी $200-250 तो खाने पीने में। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, तो मैं फिर फैमिली को लेके नहीं गया। तो जब कोई 6-7 महीने गुजरे, मेरे वालिद साहब कहें कि तुम इसको बुलाओ, मैं उन्हें वहाँ से कैलकुलेशन करके भेज दिया करूँ कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वालिद साहब को ये फ़िक्र थी कि ये वहाँ किसी और औरत से शादी कर बैठा तो ये तो मेरे मत्थे लग जाएंगी पीछे, बच्चे भी और बीवी भी। तो हुआ ये कि जब 8-9 महीने हो गए थे, एक दिन वालिद साहब का फ़ोन आया कि मैंने उन्हें बिठा दिया और आप उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव कर लो। मैंने कहा आपको मैं इतने अरसे से बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं है यहाँ पैसे मैं उनको अफोर्ड कर सकूँ, और वो आप कह रहे हैं मैं उसको बिठा दिया, मैं कैसे करूँगा? तो मैं बड़े वो जरा नाराज़ दिल के साथ वो मैंने फिर उस ज़माने में मतलब $350 की मैंने एक टोयोटा करोला ली, बहुत पुरानी थी। वो ले के मेरा ख्याल था मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा बेगम को रिसीव करने के लिए। वो मैं उसमें पेट्रोल डलवाने लगा तो उसमें से वो लिक्विड कोई लीक हो रहा, तो वो मुझे किसी ने कहा कि इसमें से पेट्रोल गिर रहा है नीचे। तो मैंने उसे हाथ लगा के सूंघा तो वो पेट्रोल तो नहीं था, वो ऑरेंज से कलर की कोई ग्रीन से कलर की कोई चीज़ थी। मैंने फिर उससे पूछा पेट्रोल वाले से क्या है, तो वो कहता है इसकी वाटर बॉडी लीक हो गई है। मैंने कहा यार मैंने तो एयरपोर्ट जाना था और न्यूयॉर्क से जाके रिसीव करना था, क्योंकि वहाँ से मैं पिट्सबर्ग में था, तो वो बेगम को वो एक और फ़्लाइट लेनी थी। मैंने कहा न्यूयॉर्क से कर लेता हूँ, उसको नहीं इतना पता कि भाई कहाँ जाऊँगी क्या होगा। तो वो मैं पहुँच ही नहीं सका न्यूयॉर्क। फिर मैंने एक 50 सेंट की सेकेंड हैंड आंसरिंग मशीन ली थी, वो मैंने घर में लगाई हुई कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ। उस ज़माने में आंसरिंग मशीन हुआ नहीं करती थी, तो वो PIA वाला जो न्यूयॉर्क से था वो फ़ोन करे तो वो कहे कि वो अरशद साहब बोलते हैं, लेकिन वो जब मैं हेलो हेलो करता हूँ आगे जवाब नहीं देते। तो वो मिसेज़ भी परेशान कि पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तो वो मेरा एड्रेस वगैरह था जो लेटर वगैरह का था, तो वो PIA वाले ने उनको अगली फ़्लाइट पे बिठा दिया और वो उस आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ दिया कि आपकी मिसेज को बिठा दिया है और आप एयरपोर्ट से रिसीव कर लें। सो दैट इज़ हाउ आई रिसीव्ड दी फैमिली। और काफ़ी फिर आप हार्डशिप से गुजरे क्योंकि फाइनेंशियली आपको। हाँ, फिर हुआ ये कि मैं फिर वो प्रोफेसर के पास गया, उसने मुझे 1 सेमेस्टर की टीचिंग असिस्टेंट दे दी, लेकिन वो जब टीचिंग असिस्टेंट ख़त्म हो गई फिर उसके बाद पैसे नहीं थे। फिर मैंने वो शुरू किया कि अब मैं क्या करूं। मेरे साथ एक चाइनीज़ लड़का था, उसने कहा कि, और ये बहुत मतलब पते की बात है, उसने कहा कि हाँ, वो अली मुझे कहते अली देयर वुड बी समबडी हु वुड बी नीडिंग यू। मैंने कहा कि मुझे यही तो नहीं पता हु इज़ दैट समबडी। कहता है तुम यूँ करो कि मॉल में जाया करो और एक दुकान से ले के पूरे बरामदे से घूमते हुए हर जगह CV डालते जाओ, किसी ना किसी को तो ज़रूरत होगी। तो वो मैं 3 मॉलों में मैंने ये किया। फिर मुझे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से वो उन्होंने कहा जी हमें डिश वॉशर की ज़रूरत है। मैंने फिर वो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं तो बहुत मजबूर था। क्या बात है। तो वो फिर मैं कोई
4 महीने डिश, और वो चाइनीज इतना सख्त था कि वो जिस वक्त डिश वॉशिंग का काम खत्म हो जाता था उस वक्त वो मुझे बैठने नहीं देता था। वो मुझे कहता था अब सब्जी काटो। जब सब्जी काटने का काम खत्म हो जाता था फिर मुझे कहता था इन वेटर के तौर पे वो करो। उस वेटर के तौर पे करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि फिर उस रेस्टोरेंट छोड़ के एक और जगह मैं फिर वेटर के तौर पे करना शुरू हो गया। और वहाँ पे आप हैरान होंगे कि वहाँ पे जब उनको पता चलता था ना ये स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा टिप दे के जाते थे ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। सो ये जो माशरे की ये एक माइंडसेट होता है ना कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें जो लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम तो यहाँ भीख देते हैं जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन हमें सपोर्ट करना वो लोग जो अपने आप को उस जो सर्कल है उससे निकालने की कोशिश करें। असल जो माशरे में सपोर्ट होती है और इम्पैक्ट होता है वो उसका होता है। ज़बरदस्त। आपकी एक मुझे याद है एक आपकी थ्योरी थी कि वो बातें हो रही थी कि आजकल लव मैरिज काफ़ी होती है, बॉय मीट्स गर्ल। तो मैंने कहते हमारे ज़माने में तो अरेंज मैरिज होती थी। तो आप कुछ हमें कहा करते थे कि शादी पहले होती है, क्या क्या था जी? लव बाद में? हाँ, लव बाद में। असल में हमारे तो ये था कि हम तो देखा भी नहीं था। हाँ। हमें तो सिर्फ ये था कि भाई वो फैमिली है और वहाँ पे हमने वो बात की है और वो हमारे ख्याल के मुताबिक तुम्हारे लिए वो बेहतर है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। बुजुर्ग रिश्ता तय कर देते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो हमारी जो वो लव है वो शादी के बाद शुरू होती थी। बॉन्डिंग जिसे आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी। और वो बॉन्डिंग चूंकि वो एक अननोन रिश्ते को रिश्ते में तब्दील करना होता था तो वो बॉन्डिंग इतनी असल में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरा एक प्रोफेसर था, वो कोरियन था। वो कहता है कि मैंने अपनी शादी जो है वो पीएचडी से पहले इसलिए की कि जब मैं पीएचडी के प्रोसेस से गुजरूं तो मेरी बीवी को पता चले कि मैंने लाइफ के लिए कितनी स्ट्रगल की है। एंड शी बिकम्स अ पार्टनर टू माई स्ट्रगल रादर देन बेनिफिशरी ऑफ माई स्ट्रगल। ऐसे तो जब आप उस रिश्ते को एक ऐसे रिलेशनशिप में बदलते हैं जहाँ पे दुख और सुख साझे होते हैं रादर देन ये थिंकिंग, क्योंकि आजकल ये एक बड़ा वो ट्रेंड है कि ये तो मसला उसका है, मुझे तो कोई वो नहीं है। मसला जब आप रिश्ते में आ जाते हैं मसला उसका नहीं होता, मसला कॉमन होता है, हमारा होता है। वो चीज़ें ज़रा समझने की ज़रूरत होती है उसको। वो हमारी जनरेशन में ये हो रहा था ना कि शादी पहले होती थी, लव बाद में। आजकल लव पहले होता है और शादी बाद में होती है और उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो आप लोगों को सबको पता है क्या होता है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चंद एक दो आखिरी चीज़ें मैं पूछूं आपसे कि एक तो जो आपकी करंट एक्टिविटीज़ हैं, आप एक अमेरिकन कंपनी के साथ पाकिस्तान में भी करते हैं बट यू आर नो अमेरिका में, आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। तो इस वक्त आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कंपनी क्या करती है और जो यहाँ से जो रिक्रूटमेंट सारा करते हैं वो क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये है कि मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी अपने आप को बिज़ी रख सकूं। करंटली आई एम चीफ इनोवेशन ऑफिसर फॉर वन ऑफ द कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजिस्ट, ये SPS के नाम से है। इसके साथ की रिलेशनशिप की एक अलग कहानी है, वो फिर किसी वक्त हम उस पर बात करेंगे। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इस कंपनी के साथ काम करता हूँ और वो मेरा ऑनलाइन काम होता है। मैं यूके में अभी 2.5 महीने रहा, वहाँ भी मैं ऑनलाइन काम कर रहा था। अमेरिका में होता हूँ, वहाँ भी करता हूँ। जितना सा पाकिस्तान में होता हूँ यहाँ पे भी करता हूँ। सो दिस कंपनी इज़ अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर, और हमारे कोई ओवर 300 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं
और उन टेक्नोलॉजी पार्टनर का एक करिकुलम होता है उनकी। और जैसे IBM है, इसकी हज़ारों के लिहाज से प्रोडक्ट हैं और ये एक सी ऑफ नॉलेज है। अगर कोई शख्स IBM की प्रोडक्ट्स पे ही सर्टिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेना, मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा। सो जब इसको हमने देखा कि इतना वो है, और इस वक्त भी अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी में, डेटाबेसेस में, AI में मतलब मिलियन के हिसाब से लोगों की ज़रूरत है, नॉट 1000 ऐसे। हाँ। सो तो वो हमने फिर एक इनोवेशन लैब बनाई, उसको हम कहते हैं स्पिन लैब। इस स्पिन लैब के प्लेटफॉर्म से हम इंटर्नशिप ऑफर करते हैं जी। और ये इंटर्नशिप हम पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं। और इसमें सरगोदा में यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोई 2-3 साल पहले एक कोलैबोरेशन की थी और वहाँ हम सिर्फ लड़कियों को इंटर्नशिप कराते थे। और आप हैरान होंगे, वो लड़कियाँ ऑनलाइन अमेरिका में बिजनेसेस के लिए वेबसाइट और इस तरह की जो टेक्निकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती थी। एंड दोज वर गर्ल्स लिविंग इन विलेजेस, और उनको डॉलर में वो इनकम मिलती थी। तो उस आइडिया को हमने एक्सपेंड किया। अब पिछले साल हमने ऑनलाइन इंटर्नशिप अनाउंस की, तो उसमें 1700 लोगों ने रजिस्टर किया। और फिर जिस तरीके से उडेसिटी और कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्सेज में होता है, आखिर में 50 लोग थे जो हमारे साथ चलते रहे। उन 50 में से तकरीबन 15 लोगों को हमने जॉब दी और बाकी लोग दे हैड दी एक्सपर्टीज, दे गॉट एब्जॉर्ब इन दी किसी और जगह पे। हाँ, और जगह पे। सो हमने उस सक्सेस को देखते हुए ये अब अपना यूँ समझे एक प्रॉपर प्रोसीजर बना लिया है कि हम इंटर्नशिप के थ्रू ही लोगों को हायर करेंगे। हम डायरेक्ट मार्केट से, हमारे 140 के करीब टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, हम आइंदा के से इसी इंटर्नशिप के थ्रू हायर करेंगे। और इस इंटर्नशिप का मॉडल ये है कि हमारे पाकिस्तान में 2 ऑफिसेज हैं, एक F8 में है, एक नस्ट में है। लेकिन हम वहाँ पे लोगों को सारों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, वहाँ पे ज़्यादातर नस्ट के ही स्टूडेंट होते हैं। तो हमें ये आइडिया आया कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी में लैब्स होती हैं और वो लैब चंद घंटों के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी फारिग पड़ी रहती है। तो हम यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। उस पार्टनरशिप में यूनिवर्सिटी सिर्फ हमें क्या, अपने स्टूडेंट्स को वो लैब देगी काम करने के लिए। हमारे जो टीम के लोग हैं, हमने हर जो स्पेशलाइजेशन है उसका ट्रैक बनाया हुआ है। उसका ट्रैक लीडर है, एक ट्रैक असिस्टेंट है। जो असिस्टेंट है उसका सिर्फ रोल यही है कि उसने इन इंटर्न्स को गाइड करना है, मेंटर करना है, लेके चलना है। और इस पूरा हमारा वो सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एनरोल भी करता है, उनके सारे लर्निंग को मैनेज करता है। और फिर बाद में ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो कर लेते हैं। तो हमारे पास वाउचर्स होते हैं इन डिफरेंट वेंडर्स के, जो कि इन सर्टिफिकेशन की फ़ीस के लिए बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको हम देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का भी एक प्रोग्राम है कि अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को बच्चे करते हैं तो उनको उसकी फ़ी रिइम्बर्स हो जाती है। और उसके अलावा अभी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उन्होंने एक रूल बनाया है कि अगर 3 सर्टिफिकेशन को बच्चा करता है तो वो एक कोर्स के लिए इक्वलेंट वो एक्सेप्ट होंगी यूनिवर्सिटी में। सो इन सारी चीज़ों को ये जो हमारा आइडिया है ये सपोर्ट करेगा। तो मैं अभी 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के लिए इधर हूँ और नेक्स्ट वीक मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के साथ MOU इसी उसमें कर रहे हैं और उस MOU में ना यूनिवर्सिटी की कोई ऑब्लिगेशन है फंडिंग की, ना हमारी ऑब्लिगेशन है। इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू तैयार हो जाएंगे तो फिर उनको कोई ना कोई हो जाएगा। अच्छा, फाइनली मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स, यूनिवर्सिटीज़, सारा प्राइवेट सेक्टर के आजकल के जो टीचर्स हैं जिनको हम फैकल्टी कहते हैं, कभी कभी लोग इसको फैकल्टी भी कह देते हैं तो जो फैकल्टीज़ हैं, यंग लोग, वेल एजुकेटेड,
व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर फैकल्टी? असल में जो मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान भी बात की, जो टीचर होता है ना, वो जब टीचर का रोल लेता है, उससे पहले उसका मकसद ये होता है मैं समझूं कैसे। और हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि लोग पहले बैचलर करते हैं, फिर मास्टर करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, और दे हार्डली हैव एनी एक्सपीरियंस एज फार एज इंडस्ट्री, और मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि नॉलेज की एप्लीकेशन उन्होंने खुद भी नहीं देखी होती। और ज़्यादा वो इंडस्ट्री से इंगेज होने से इसलिए कतराते हैं कि हमारा अपना पोल खुल जाएगा कि हमें बहुत कम उसके बारे में पता है, जबकि ये एक्सेप्ट करना कि लर्निंग की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि मैं ये एक्सेप्ट करूँ कि मुझे नहीं पता, तभी मेरी लर्निंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं स्टार्ट होगी। तो मैं अभी फास्ट में थी, तो वहाँ एक फैकल्टी मेंबर ने क्वेश्चन किया कि आपकी कंपनी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। मैंने कहा कि हमारी कंपनी किसी ऐसे शख्स को हेल्प नहीं कर सकती जो हेल्प ढूंढ रहा है। जो हेल्प है वो आप खुद अपने लिए कर सकते हो, और वो ये है कि यू स्टार्ट लर्निंग। और जो दूसरी बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स को कभी भी हमें अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, उन्हें हमें अपने इक्वल समझ के उससे फिर इंटरेक्ट करने चाहिए। अभी जब मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ, उन्होंने मेरी 3 महीने पहले ट्रेनिंग की कि इक्विटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, और लर्निंग क्या होती है। तो और वहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो लर्नर है, ही इज़ एज इक्वल टू यू एज एनीबडी एल्स। सुभान, तभी वो फ्लो ऑफ नॉलेज होगा। अगर क्योंकि इस वक्त तो वैसे भी आप देखें कि दुनिया में इंटरनेट पे नॉलेज इतना है कि टीचर को भी नहीं पता। एट टाइम्स स्टूडेंट्स नो मोर देन द टीचर्स। जी। लेकिन अगर आप अपने गिर्द वो घेरा लगा के रखेंगे कि मैं टीचर हूँ और ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने हर वक्त मुझसे रिस्पेक्ट की बात करनी है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से नॉलेज डिलीवर करते हैं और उन स्टूडेंट्स को आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने नॉलेज को अप्लाई करने की, तो उनके दिल में आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाती है। उसके लिए डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। दिस वॉज ए वेल्थ ऑफ नॉलेज आपके साथ, और बहुत सी चीज़ें हमारे लिए रिन्यू भी हो गई। और मेरा ख्याल है लिसनर्स आपके लिए ख़ास तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें बहुत तहरीक और मोटिवेशन मिलती है डॉक्टर साहब को हमेशा मिलने के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसे हमारी मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।